नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नीतीश जी को झटका बड़ा लग गया और जब मैं झटके की बात कर रहा हूं तो अपना सरोकार उस सीबीआई की जांच पड़ताल से नहीं है जो तेजस्वी यादव को लेकर चल रही है, ना उस आईआरसीटीसी घोटाले से है जिसमें तमाम तरह की बातें उठकर आ रही हैं, और अपना सरोकार उस मंत्रिमंडल के भीतर चल रही रसाकसी से भी नहीं है जिसमें यह चर्चा अभी एक दो दिन से खूब चल रही है कि मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की बैठक बुलाई लेकिन उसमें कृषि मंत्री नहीं रहे। ये कहा जा रहा है कि दरअसल उन्होंने बुलाया ही नहीं, बैठक में अधिकारियों से बुलाकर और बातचीत करके काम आगे बढ़ा दिया। जो भी हो, अपना सरोकार उससे है नहीं। फिर सवाल उठता है कि किस झटके की बात हो रही है, तो हम उस पर आते हैं। थोड़ा ठहरिए। हुआ क्या कि नीतीश जी अपने आप को ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशनिंग है और या उनकी जो पोजीशनिंग हो रही है वो इसी रूप में आगे बढ़ रही है। और फिर जब वो विशेष राज्य दर्जा देने की बात करते हैं और कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, तो इससे एक संदेश तो जाता ही है। और दूसरा, वो जिस तरीके से पहले पता चल रहा था कि बनारस से चुनाव लड़ेंगे, चर्चा आई थी, फिर पता चल रहा है नहीं, फूलपुर मिर्जापुर इन इलाकों से वो हो सकता है मैदान में उतरे। अब इसमें सवाल उठता है कि फिर झटके वाली कौन सी बात है। तो असल में यहीं से कहानी शुरू होती है और वो जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ रोज पहले नीतीश बाबू दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने चाय वाय पी, फोटो वगैरह खिंचाई और उसके जरिए एक ये बताने जताने की कोशिश की कि साहब हम चेहरा है, आप लोग मान लीजिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वो भी लुटियन का टीला है और वहां जिन राजनेताओं से वो मिले वो भी सियासत के बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं। वो भी कहाँ मुंह खोलने वाले और इस तरह का कोई संकेत देने वाले कि नहीं साहब आप ही हमारा चेहरा है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि बातचीत हो गई है, हम विपक्ष को एकजुट करेंगे और आगे चलेंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो पहला झटका है वो तो कांग्रेस से ही मिलता है। ये नहीं कि कांग्रेस कह रही है कि हम उनको चेहरा नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं कह रही है कि हम चेहरा बना रहे हैं। दूसरी चीज जो कांग्रेस ने कही और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने तो साफ किया कि कांग्रेस की कीमत पे विपक्षी एका नहीं होगी। अब अगर कांग्रेस की कीमत पे विपक्षी एका नहीं होगी तो जाहिर तौर पर विपक्षी एका का जो पंछी है वो एक साथ नहीं आ पाएगा, और इसका साफ संकेत अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। अभी उनकी राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन वगैरह चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के साथ नहीं जाएंगे। और अगर आपको ध्यान हो तो जब दिल्ली पहुंचे थे नीतीश जी तो वो तमाम जिन नेताओं से मिले थे विपक्ष के, उसमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है। और जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ पहले काम कर चुके हैं और अब अलग हो चुके हैं और अपने अपने पेशे में लौट चुके हैं, उन लोगों का ये कहना, और उन लोगों ने तो सार्वजनिक तौर पर भी कहा कि नीतीश जी का और अरविंद केजरीवाल का संबंध बड़ा अच्छा है। इसलिए यह कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश जी की अगुवाई में अगर कोई गठबंधन बनता है तो अरविंद केजरीवाल साथ रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो मना कर दिया। उससे एक चीज और भी स्पष्ट हो रही है कि क्या वाकई में नीतीश जी चेहरा होंगे, ये एक सवाल है। लेकिन अगर उस सवाल से हम अलग हट जाएं तो उनको एक साथ दो झटका लगा। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उसका हिस्सा नहीं होंगे विपक्ष का। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि साहब हम जो है कांग्रेस की कीमत पे गठबंधन नहीं करेंगे विपक्षी एका वाला। तो और ये कह रहे थे कि हम सबको जोड़ेंगे। तो दो चीजें तो एकदम साफ हो गई कि ये जोड़ वाला मसला जो है वो बड़ा आगे जाता नहीं दिख रहा। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। तीसरी बात, प्रशांत किशोर से नीतीश जी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात की खूब चर्चा होती है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल उस मुलाकात में जो हुआ वो जानना बड़ा दिलचस्प है। वो मुलाकात कुछ यूं रही कि मेल मुलाकात होती है और वो कहा जाता है कि पवन वर्मा इनिशिएट कराते हैं। उस मेल मुलाकात में कुछ फीडबैक भी प्रशांत किशोर देते हैं नीतीश बाबू को, और दरअसल वो फीडबैक ये माना जा रहा है कि बड़ा चौंकाने वाला रहा उनके लिए। उस फीडबैक में वैसे तो प्रशांत किशोर ने फीडबैक अपने लिए जुटाया था, वो जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं और वो बिहार में अपने लिए कुछ सियासी जमीन तलाश रहे हैं, उस लिहाज से उन्होंने पूरा सर्वे कराया।
उस सर्वे से जो बात निकल कर आई, उस बात ने उनको भी चौंकाया और जाहिर तौर पर वो उन्होंने नीतीश जी को भी बताया। कहा यह जा रहा है, चर्चा है, ऐसा नहीं है कि कान में आकर हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा या नीतीश जी ने कहा या किसी और ने। यह चर्चा है कि उनसे यह कहा गया कि दरअसल ये जो आप बार बार इधर उधर जा रहे हैं, इसकी वजह से बिहार में ही आपकी साख को धक्का लगा है। और दूसरा, लोगों के मन में यह भाव है कि क्यों ना भाजपा को एक मौका दिया जाए। अब ये जो चर्चा है मैं उसके लिहाज से कह रहा हूं, नहीं तो बाद में आप कहें कि ये मंडल वाली पॉलिटिक्स है और ये मंडल पार्ट 2 है, इसमें इस बार सब औंधे मुँह गिर जाएंगे। तो इसी पर एक चीज आपको और बताता हूं। नवभारत टाइम्स में एक बड़ा अच्छा लेख आया बद्रीनारायण का। बद्रीनारायण जी ये जो दलित पॉलिटिक्स है या आप ये कहिए मंडल वाली जो पॉलिटिक्स है उसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा साफ कहा कि असल में अब बहुत पानी बह चुका है और जो ये मंडल का दांव खेलने की कवायद हो रही है वो जान नहीं पड़ता है कि अब वो सफल होगी, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी सामने हो। और दूसरा जो बड़ी चीज है कि जिस ओबीसी में सेंध मारने की कवायद हुई कि अगर नीतीश जी इधर आ जाते हैं तो उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जा सकता है। तो अब वो जो पॉलिटिक्स है उस पर बद्रीनारायण जी का कहना है कि अब ऐसा नहीं है, अब ओबीसी का एक बड़ा तबका जो है वो हिंदुत्व की धारा से जुड़ गया है और वो जात से इतर जाकर हिंदुत्व से जुड़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको चुनौती दे पाना बड़ा टेढ़ी खीर होगी। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये तमाम बातें एक चीज तो स्पष्ट कर रही हैं कि जिस सोच के साथ अगर जो चर्चा रही कि नीतीश जी इधर से उधर गए तो उनके लिए अब समस्या का सबब बनता जा रहा है। चूंकि विपक्षी एका की जो लौ उन्होंने जलाने की कोशिश की थी उसको धक्का लग गया। एक दूसरा, प्रशांत किशोर ने जो उनको बताया, जो चर्चा है अगर वो सही है तो अभी उनके लिए बड़ा भारी सेटबैक है। तीसरा, ये जो बद्रीनारायण जी का लेख है वो भी बहुत कुछ कहता है। चौथा, जो सर्वे आया उस सर्वे में भी आप देखिए, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कम से कम अगर आप जनमानस की पल्स को देख रहे हैं तो उस पल्स में अरविंद केजरीवाल ज्यादा आगे निकल जा रहे हैं बरक्स नीतीश जी के। यहां की राहुल गांधी भी ज्यादा आगे निकल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इनको लेकर सहमत होगी, ये एक टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है। और अंतिम बात, जो इनके फूलपुर वाले चुनाव की या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात है, तो आप देखिए कि अगर जदयू का जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर प्रदर्शन का उनका अपना राजनीतिक गुड़ा भाग नहीं रहा, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है और जिसका खूब प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि अगर वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यहां संभावना तलाशते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा और वो चुनाव यहां निकाल भी सकते हैं। और या ये कहिए कि एक जो मैसेजिंग वाला मसला होगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? उसके लिए 2019 को एक बार देखना होगा। 2019 में एक बड़ा भारी गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उससे आप लोग वाकिफ हैं, जब सपा और बसपा एक साथ मिले थे। उसका हासिल ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को तो कुछ मिला नहीं और बसपा जो है वो 10 सीट लेकर चली गई और भाजपा को तकरीबन 65 सीटों के आसपास मिला। अब अगर उसको हम देखें और 2022 का जो चुनाव हुआ उस पर गौर करें, 2022 के चुनाव में भी एक बड़ा गठबंधन किया था अखिलेश यादव ने, खासकर पश्चिम और पूरब को देखते हुए। तो पश्चिम में औंधे मुंह गिरे थे, पूरब में उनको जरूर सफलता मिली थी ओम प्रकाश राजभर के आने की वजह से। ओम प्रकाश राजभर अब उनसे अलग हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राजभर, जो कि माना जाता है पूरब में तकरीबन 15 से 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रभावित करते हैं, लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या अखिलेश यादव के साथ मिलकर जदयू कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगी? एक बात। दूसरी बात, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं और वो फूलपुर हो या मिर्जापुर हो, इन तमाम इलाकों में जहां से भी ये सोचा जा रहा हो कि यहां से नीतीश जी लड़ेंगे, तो क्या ऐसी परिस्थिति में जब बसपा उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो क्या वो चुनाव निकाल पाना सहज होगा? क्योंकि अगर हम सिर्फ फूलपुर की बात करें तो ठीक बात है, तकरीबन 17-18% वहां पर कुर्मी बिरादरी है, लेकिन उसी के बरक्स 19.5% के आसपास दलित आबादी भी है। सवाल यह है कि वो किसकी तरफ जाएगी और वो बिना बसपा के क्या मुमकिन होगा
कि वो नीतीश जी के साथ खड़े होंगे, वो समूह, वो जातीय समूह वर्ग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में तो कोई गठबंधन होता दिख नहीं रहा है सपा और जदयू के इतर। चूंकि सपा के कांग्रेस के साथ जाएगी, वो 2017 में जाकर देख चुकी है। सपा बसपा के साथ जाएगी या बसपा सपा और कांग्रेस के साथ जाएगी, तो ये कहीं से परिस्थिति नजर नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जा रहा है कि उनके जो अपने ख्वाब हैं, उनके जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उसको अगर अलग रख दें, तो वो जो एका की बात कर रहे थे उससे भी उनको झटका लगा। और दूसरा, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर ने अपने लिए किया हो और नीतीश जी को बताया हो, या और जो सर्वे आ रहे हैं, उनसे यही बात निकल कर सामने आ रही है कि रेस में तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाला जो समय है वो किस तरीके का होगा नीतीश जी के लिहाज से, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।